पिछली परफॉर्मेंस में अतुल जी आपकी पार्टी ने देखा कि प्रियंका जी के आने के बावजूद आप लोग यूपी में कुछ नहीं कर पाए। क्या आप अखिलेश यादव, क्योंकि वो टक्कर देते हुए दिख रहे हैं बीजेपी को, उनके साथ बैक करके कोई सीट पर समझौता करेंगे? और क्या मोदी प्लस योगी की लोकप्रियता का टक्कर खोजना मुश्किल है आप लोगों के लिए? नहीं, एक दो तीन बातें तो इसमें स्पष्ट है। 22 जून को सारे विपक्षी दलों की एक बैठक है और जो जोड़ तोड़ है वो जोड़ तोड़ तो पक्का हो जाएगा। एक अच्छा अलायंस देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने के लिए आपको दिखाई देगा। अब मैं जो हमारे राकेश भाई ने कहा उस बात पे मैं आना चाहता हूं कि हां, जरूर आप चुनाव 80-20 ऐसे मुद्दे पे मत लड़िए। हम सुनना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को यूपी में जब प्रचार करेंगे तो कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा लेकर नहीं करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि वो धर्म, एक समुदाय को दूसरे समुदाय को बढ़ाने वाला प्रचार नहीं करेंगे। और जो उपलब्धियां है, चाहे फिर वो रोजगार की, जो उन्होंने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ रोजगार निकालेंगे, उन्होंने कहा था यूपी में हम कितना रोजगार पैदा करेंगे, उस पे वो बात करेंगे। महंगाई पे वो बात करेंगे, महिला सुरक्षा पे वो बात करेंगे। यहां तो उल्टा ही चित्र दिखता है। हरियाणा में सूरजमुखी का एमएसपी मांगने के लिए गए थे, जो कि उनका हक है, और जब 12 मिनट में किसान कानून लाए थे और 12 मिनट में वापस लिए, तब एक खत लिखकर किसान संगठनों को वायदा किया गया था कि आप कोई एमएसपी जो है लीगल करेंगे, इसके लिए कमेटी बनाई। आज 1.5 साल से ज्यादा हुआ है, क्या हुआ? उल्टा जय जवान जय किसान जबान पे दिखता है, लेकिन पीठ पे और पेट पे लात मारने का और लाठी मारने का काम जो है अभी जो है हरियाणा में होता हुआ दिखाई दिया है। मैं थोड़े कुछ आंकड़े अंजना जी आपके सामने लाना चाहूंगा। 2014 में लोगों को ऐसा लगा कि मोदी जी ने जो कहा है, सैलरीड क्लास को ऐसा लगा कि सारा ब्लैक मनी जो है वापस आ जाएगा, 5% 10% हमको हमारे खाते में आ जाएंगे। बहुत गरीबों को ऐसा लगा 15-15 लाख रुपए, सब लोगों को 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। गुड गवर्नेंस की बात थी, सब कुछ बातें थी। लेकिन 9 साल के बाद लोगों के सामने 2 मौके देने के बाद लोगों के सामने सच्चाई जो है वो सामने आंखें खोल के जो है वो खड़ी है। ये जो कर्नाटक में जो मतदान हुआ है, वो कर्नाटक में मतदान तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ हुआ है। तो मोदी जी जो है किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, वायदा वो करते हैं। कर्नाटक और बीजेपी आपको, यूपी आपको एक जैसा दिखता है? देखो, 2009 की बात मैं करना चाहूंगा। 2009 में कांग्रेस को 21 सीटें वहां पर आई थी, जो नॉर्मल इलेक्शन था। दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़ी। आज आप रेयर व्यू में देख रहे हैं? नहीं, रेयर व्यू में नहीं देख रहे हम लोग, रेयर व्यू में नहीं देख रहे हम लोग। वो बीजेपी का काम है, जो पीछे के आईने को देखकर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन पीछे से कोई आ रहा क्या, ये कभी कभी देखना पड़ता है गाड़ी चलाते समय। तो यही बात। अगला सवाल आपसे, और वो सवाल ये है कि एक तो कर्नाटक और यूपी, दूसरा क्या लगता है आपको कौन ताकतवर दिख रहा है? मुझे याद है सर, यही वो पीएससी का हम लोग एपिसोड कर रहे थे और आपने कहा था कि योगी के लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और हम सब हैरान थे क्योंकि हाथरस, लखीमपुर खीरी ये सब प्रतीक बन चुके थे कि किस तरह से योगी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा जा रहा था। एक बार फिर आप मुख्तार अंसारी के करीबी जीवा को कोर्ट में मारा गया है, उसके बावजूद अगर अतीक का भाई असद, उसका बेटा, इन सब के बाद भी क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर घिरेंगे योगी 24 के लिए? अंजना जी, मुझे लगता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर पर घिरेंगे। योगी आदित्यनाथ की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, यूपी के संदर्भ में जिन चीजों को, उसी चीज को देखने का अलग अलग नजरिया है। अगर आप उसको कानूनी पहलुओं से देखें कि किस तरह से जस्टिस हुआ, उसमें तमाम त्रुटियां आपको दिख सकती हैं। ये सब हम टीवी स्टूडियोज में डिबेट कर सकते हैं और तमाम तरह के लोग हैं जो उसमें हम त्रुटियां निकालते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये कानूनी इस तरह से इसका ये जस्टिस इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आम जनता की बात करें, हमें ध्यान रखना चाहिए वोट देने वाले आम नागरिक हैं। अगर आप उनसे इन बातों का जिक्र करें, बहुत स्पष्ट नजरिया दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं इस तरह के अपराध में जो लोग शामिल हैं, इनकी सजा इस तरह से ही दी जानी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कहते हैं गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लेकिन एक वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल खिलाफ, लेकिन उनकी श्रद्धा है इसमें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह के लोगों के साथ यही सलूक होना चाहिए, और अगर ऐसा सलूक हुआ है उसमें कोई गलती नहीं है। तो जो प्रक्रिया अपनाया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था बनाने के लिए, आम जनता उस पर मुहर लगाती है। भले ही कानूनी नजरियों से उसमें हम 10 त्रुटियां निकाल दें, लेकिन आम जनता जज के सामने मर्डर हुआ है सर, जज के सामने, और बड़ी कुटिलता से अनुराग भदौरिया जी ने भी बच्ची को चोट लगी इसका जिक्र कर दिया, लेकिन संजीव जीवा को मारा गया ये उन्होंने नहीं बोला। एक सेकेंड, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट वो चला जाता है कि ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी लंबी लिस्ट हो सकती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कानूनी तौर पर ये काम सही नहीं हुआ या इसमें तमाम त्रुटियां थी। ये जो जस्टिस हुआ जिस तरह से भी किया गया, इसमें तमाम त्रुटियां थी। लेकिन
किसी भी एक मुद्दे पर अगर आप आम जनता से बात करें तो उस पे मुहर लगाते हैं। वो कहते नहीं यही तरीका है, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है किसी राज्य में, किसी जिले में, तो यही तरीका है इनसे निपटने के लिए। और कई सालों से जो जनता के नजरियों से कई सालों से यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, और अगर कानून व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई पड़ता है आम जनता के नजरिए से तो यही तरीका है। और उस पर मैं बार बार कह रहा हूं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने मुहर लगाया। और जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, यही बात हम जब सर्वेस करते थे तो हमें लगता था कि लोग उसको पसंद करते दिखाया था लोगों ने इसी स्टूडियो में। बिल्कुल। मुझे याद है कि कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत गुस्से में आ गई थी कि आप भी पार्शियल हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जो जमीन पर दिख रहा था आप बस वही बता रहे थे। मैंने आप कमेंट इस पे कर दीजिए, फिर हम लेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कभी एक आध बार कोई चीज होती है तो हो सकता है कि जनता ऐसा सोच रहे, बट उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार रिपीट हो रही है बात। ये आप क्यों भूल रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता में अगर देखोगे कि न्यायालय के अंदर में घुस के अगर कोई गोली मार जाएगा और दूसरों को गोली लग जाएगी, बच्ची को गोली लग जाएगी, या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या ये संविधान पर काम हो रहा है? या इस तरह की अगर घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके मतलब जो अपराधी या बेखौफ है उन्हें डर नहीं है। अभी भी आप संजीव जीवा का नाम नहीं ले रहे। संजीव जीवा जो भी यार, अतीक अहमद, अशरफ, अतीक अहमद को भी हुआ, संजीव जीवा का भी जो हत्याकांड हुआ, जिस तरह की हत्याकांड जिस तरह की हो रही है, मैं कह रहा हूं न्यायालय के अंदर में हत्या हुई है और यहाँ पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है, यहाँ जेल के अंदर हत्या हो रही है। आप बताइए, जेल के अंदर हत्या होगी, पुलिस कस्टडी में हत्या होगी, न्यायालय में हत्या होगी, रोड पे हत्याएं होंगी, तो आप बताइए कहां लॉ एंड ऑर्डर है? आपको जो बीजेपी के प्रवक्ता, कभी कोई जर्नलिस्ट बन के मॉडल करता है लाइव कैमरे पे। 2 सेकंड की बात, ये जो आपके प्रवक्ता है ये भी कोर्ट में जाते हैं, और हमें भी काले कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा। तो अब बताओ, हम डर के मारे नहीं घुसेंगे कि वहां कब गोली चल जाए? किसी को न्यायालय में हम न्याय दिलाने के लिए जाएंगे, या डरे से हमें खुद ही रहेंगे कि पता नहीं कौन आ रहा होगा किसको मारने के लिए और गोली मुझे ना लग जाए? तो हथियार कैसे पहुंच रहा है अदालत में राकेश त्रिपाठी जी? कभी कोई वकील बनकर जज के सामने गोली चला देता है, कभी कोई मीडिया पर्सन बनकर लोगों के बीच में गोली दाग देता है। देखिए, कोर्ट रूम में हत्या का होना निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल लाइन ड्रॉ करके कोशिश की जा रही है कि इसका राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा सके, तो अनुराग भदौरिया शायद या तो स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं या उन्हें याद नहीं है। वर्ष 2013 में किस तरह से देवेंद्र की हत्या मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर के भीतर। अब सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, आप सुनिए। आपने कहा ना, एक पूरे आप 6 वर्ष के कार्यकाल में एक हत्या के आधार पर कर रहे हैं सरकार का। मैं आपको गिना रहा हूं 2013 में देवेंद्र की हत्या मुजफ्फरनगर कोर्ट परिसर के भीतर, और 2 वर्ष के भीतर ही फिर विक्की त्यागी की हत्या उसी मुजफ्फरनगर के कोर्ट परिसर के भीतर। क्या है अखिलेश जी में और योगी जी में? नहीं, मैं बिल्कुल फर्क लगता हूं। देखिए, रिपीट एक घटनाएं जिस तरह से हुआ करती थी, एक के बाद एक लगातार कोर्ट परिसर के भीतर हत्याएं होती थी, लेकिन तब अनुराग भदौरिया को कोर्ट परिसर के भीतर हत्या अपराध नहीं लगता था।